घमंड हम पे ना हावी ना हो, अहंकार हम पे हावी ना हो। जी अध्यात्म से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ क्योंकि महिलाएं ज्यादातर होती हैं आध्यात्मिक होती हैं और मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही जो है मानती हूँ कि भगवान मुझे रास्ता दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, वो जहाँ मैं रहती हूँ मुझे रास्ता दिखाते हैं और मुझे खुद से ज्यादा उन पर विश्वास है। नमस्कार, जोहार, मैं अमीना और आप देखना शुरू कर चुके हैं कालीमा की टॉक्स। और कालीमा की टॉक्स के कई सेक्शन में इस बार की हमारी मेहमान कौन है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पूर्णिमा साहू जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल कालीमा की टॉक्स में। और आपके बारे में मैंने एक शायरी बनाई है जो सब पे लागू होती है, कई लोगों पे। आप बताइए कि आप पे ये लागू होती है कि नहीं? जी बताइए। जिसको जो समझना है समझा गए, जिंदगी जहाँ ले जाए हम उस सफर पर हैं। ये जो शायरी आपने जो लिखी है वो कहीं ना कहीं आप पर भी सही बैठती है, मुझ पर भी सही बैठती है, हमारे राज्य के जितने भी सब पर ही सही बैठती है शायद। एक आदर्श बहू, उससे पहले एक पत्रकार, युवा पत्रकार, फिर एक आदर्श माँ और अब एक युवा एमएलए। किस रूप में देखती हैं इस पूरे सफर को? देखिए, एक महिला की रूप में ही और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को जो है किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी ढांचे में, जैसा आपने शायरी भी पढ़ा, तो किसी भी उसमें ढाल दिया जाए वो ढल जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मेरे मन में तो था कि जन सेवा का भाव मन में कहीं ना कहीं था, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज की लाइफ से लेकर जितना भी आगे मैंने सफर जो देखा है, जहाँ जॉब किया है, पत्रकारिता लाइन में जॉब किया, मैंने शिक्षण भी नहीं हुए और उसके बाद फिर शादी हुआ। तो उस बीच में जो भी चीजें मैंने देखी हैं, तो उसमें मुझे यही लगा कि महिलाओं को किसी भी ढांचे में डाल दिया जाए, वो आसानी से उस ढांचे को जो है अपना स्वरूप ले लेती है और वो उस मार्ग पर अक्सर हो जाती है जहाँ उसे परिस्थिति लेकर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी कि मैं आगे आऊँ, जन सेवा का काम करूँ। बाकी बात तो ईश्वर की मर्जी थी, तो मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। कई लोगों को लगता है कि आप गोलदास जी की बहू हैं, सीएम झारखंड, और बहुत लोग इस दृष्टिकोण से देखते हैं। जितना मैंने आपको देखा था जब मैं बतौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार कवरेज के लिए आती थी, तो डायरेक्ट कवरेज में गोलदास जी की करती थी और फिर उसके साथ ही कुछ मुद्दों पर स्त्रियों से मिलने का मौका मिला, उनके परिवार के, तो उससे आपसे साक्षात्कार होता था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से जो आपके अंदर एक मुझे गुण दिखता था, जो पब्लिक का है, जैसे बिल्कुल एकदम फ्रेंडली रहना, जैसे हम लोगों से भी कभी कभार मुलाकात करिए, बट ऐसे मिलती थी जैसे कि काफी अच्छी दोस्ती है, तो मुझे वो फील हो रहा था अपनापन। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर वो गुण है और ये कहीं ना कहीं आपको जो ये मौका मिला कि आप एक राजनीतिक परिवार के बहू हैं और आपने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया, आपने उस गुण को दिखाया कि पब्लिक कनेक्शन का है, ये दिखता है, ये सच है। देखिए, आपको एक बार मैं याद दिलाऊंगी, जब आपने मेरा पहला इंटरव्यू दिया, आप उस समय मुख्यमंत्री थी, तब आपने घर में मेरा इंटरव्यू लिया था मोदी जी के किसी योजना को लेकर आपने, और उस समय आपने मुझे पहले ही कहा था कि आपके भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, और वो चीज मुझे आज भी याद है। तो मैंने उस समय तो लिया था मस्तिष्क में उसे कि हाँ, कहीं ना कहीं होगा जो लोगों को लग रहा है। तो आने वाले समय में मैंने जितने भी चीजें देखी है, आपका वो कहना और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीजें छुपी थी, जन सेवा का भाव शादी होने के बाद जो है कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के माध्यम से निकल भी रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी जो मेरे विचार है, जो मेरी सोच है, वो मैं लोगों से साझा कर रही थी, अपने प्लेटफॉर्म पर भी लिखती थी और वो लोगों को पसंद भी आता है। आपने देखा होगा कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोगों ने, जब तो मैंने कहा भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ या आना चाहती हूँ, मुझे भी नहीं पता था, पर उन्हें पता था, उन लोगों को पता था जो मुझ पर विश्वास करते थे।
कि अगर मैडम आएंगी तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। काफी फॉलोअर्स आपके शुरू से रहे जब आप इस राजनीतिक जीवन में प्रवेश नहीं हुआ था जी। उसके पहले से हम लोग देखते थे सोशल मीडिया में आपके काफी फॉलोअर्स हैं और छोटी छोटी चीजें जिंदगी की परिवार के लोगों के साथ डेवलपमेंट करनी है, सास बहू की बॉन्डिंग, ये सब चीजें लोग फॉलो करते थे, हम भी फॉलो करते थे उसको देखते थे। और कहीं ना कहीं पहले से मैं भी, मेरा जो मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आती हूँ, ऐसा परिवार जहाँ से जिस मध्यम वर्गीय परिवार से हो गया, मतलब कि वो संघर्ष को जाने और वो उसी समय से संघर्ष से जो है डरना, चुनौतियों का सामना करना सीख जाता है और उसी समय से जो है आपको बात करना लोगों में, ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है। तो वही एक प्लस पॉइंट है मेरा कि मैं उस मध्यम वर्गीय परिवार से। माइनस पॉइंट चुनावी व्यवहार में मेरे लिए रहा कि मैं एक राजनेता के घर की बहू, क्योंकि बहुत सारी आलोचना का जो है मुझे सामना करना पड़ा। पर भी अगर कहते हैं ना, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप उस प्रतिभा के बल पर आप दिखा सकते हैं कि ये जो डिसीजन था वो सही है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि एक स्त्री होने के नाते मैं जब एक स्त्री को आगे बढ़ते देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है और मैं इसलिए कुछ बाकी लोगों से अलग मैं आपसे मिलने में और बात करनी भी है कि आपने ये जो कहा प्रतिभा का मौका जो मिलता है, तो अगर कोई राजनीतिक परिवार में है और उसको सिर्फ इसलिए मिल गया कि वो राजनीतिक परिवार में है और एक व्यक्ति है कि वो राजनीतिक परिवार में है और उसमें प्रतिभा भी है, तो दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि स्त्रियों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई स्त्रियां अंदर दबी हुई होंगी जो मौका मिलने पर दिखा देंगी। देखिए, स्त्रियों को कहीं ना कहीं मौका मिलना भी चाहिए, क्योंकि आज वो समय की मांग है। लोग चाहते हैं कि महिला के प्रतिनिधित्व को देखना, और वो लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि महिला के अंदर वो भावना होती है, वो वात्सल्य होता है, वो ममत्व होता है, वो सहनशीलता होती है, वो बुद्धिमत्ता होती है, जिससे वो सभी महिलाओं को समझ सकती है, उनके दर्द को अपने अंदर लेके वो समझ सकती है। और अगर वो महिला मध्यम वर्गीय परिवार से है, गरीब परिवार से है, तो वो बेहतर समझ सकती है उस चीज को। ये दिखता है जब आप किसी से मिलती हैं तो जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो आपको अपना समझते हैं, उनको वो डिस्टेंस महसूस नहीं होता है कि हाँ कोई नेता है या किसी बड़ी लड़की है। तो ये जो आपको लगता है कि लोकतंत्र में ये जरूरी है जो हो रहे हैं, जिससे लोग दूर हो रहे हैं, लोग एक ऑरा बनाते हैं कि नेता है और एक दुनिया बन जाती है। जी देखिए, हम किसकी बदौलत इज्जत कर रहे हैं? जनता की बदौलत आए हैं, और अगर जनता से ही कनेक्शन अगर छूट जाए तो यही हमारा माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें जो है सिंहासन पर बैठाया है, और वही कनेक्शन कहीं ना कहीं जब हम सत्ता में आते हैं तो हम वो चकाचौंध में रह जाते हैं। हमें ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि उन सभी चीजों से दूर रहे। आप बाकी चीजों को ना सोचकर समस्याओं पर अपना ध्यान दें, और जनता से खासकर मिलना, क्योंकि मैं यहाँ डेली जनता से मिलती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं कनेक्ट रहूंगी इससे तब मैं धरातल पर रहूंगी। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि जब तक ये कनेक्टेड रहेगी, धरातल पर रहेंगी, हमें ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। और ये तो चाहेंगे ईश्वर से कि आपका ये जलवा एकदम बरकरार है। और ये कहना पूछना चाहिए पूर्णिमा जी, आप भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, जो हमारे देश की वर्किंग वुमेन होती है, चाहे जिस पे भी मिले, तो उनको जब वो घर और बाहर के बीच बैलेंस करते करते कभी खड़े रहती है, कभी कभी उनके मन में एक गिल्ट गया है। आप एक छोटी बच्ची की माँ है और आपने काफी उसको ज्यादा समय दिया है, अब जो है बहुत कम समय दे पा रही है, इसको कैसे बैलेंस कर रही है? और क्या आपको भी वो गिल्ट होता है क्या, जिससे हर लड़की या हर औरत गुजरती है? देखिए, राजनीति और परिवार दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और बस मैं ये कहना चाहूंगी कि परिवार की वजह से, परिवार के बिना मैं कुछ नहीं। परिवार मुझे हौसला देता है, मुझे साहस देता है। हमारे अभिभावक जो है परिवार के अंदर, हमारे पेरेंट्स, वो हमें जो है हौसला देते हैं आगे बढ़ने का। तो उनके बगैर मैं कुछ नहीं। राजनीति में मैं आई और दोनों को जो है समय देना ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये आपके जो है समय प्रबंधन जो है उससे पॉसिबल है। आप योजना वैसा बनाइए, आप समय प्रबंधन ऐसा रखिए जिससे आप दोनों में संतुलन स्थापित कर सकें। चुनौतीपूर्ण तो है ही, क्योंकि परिवार और राजनीति दोनों को समय दे पाना पर महिलाएं होती इसलिए है, जब वो घर के अंदर सभी चीजों का प्रबंधन अच्छे से कर सकती है, मैनेजमेंट अच्छे से कर सकती है, हर एक चीजों का ख्याल रख सकती है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण तो है ही, पर
वो हम करेंगे। तो अभी बच्ची का रिस्पॉन्स कैसा आता है? शुरू में उसको बड़ा रिएक्शन हुआ होगा, क्योंकि समय एकदम से कम हो गया होगा। बच्ची का लेकिन समय तो है, मैं उसको जो है उसका जो समय है उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि अभी वो छोटी है। मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है उस बच्ची को समय देना, क्योंकि उसकी मैं माँ और उसकी करियर में उसके भविष्य की जिम्मेदारी मेरी है। तो अभी अगर मैंने उसे समय नहीं दिया, आने वाले समय में उस चीज का भुगतान मुझे करना पड़े, वो मैं नहीं चाहती। तो मैं उसे जो है पूरा समय देती हूँ। मैंने कहा ना मैनेजमेंट जरूरी है, समय जो टाइम मैनेजमेंट के तहत मैं सारी चीजें कर पाती हूँ। और मेरी बच्ची जो है वो भी मुझे सपोर्ट करती है। पूरा परिवार हमारे साथ है। जी, पूरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है। परिवार ही जो है जो हमें एक बल देता है कि आप बाहर हैं तब तक हम संभाल लेंगे। और आज की डेट में देखिए ना, ज्यादातर लोग जो है परिवार से अलग हो रहे हैं, हमारी संस्कृति से अलग हो रहे हैं। परिवार की बदौलत ही हम खड़े हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो आजकल आपकी वो पल्लू के भी बड़े चर्चे होते हैं काफी ज्यादा सोशल मीडिया से लेकर हर मीडिया में मैं देख रही हूँ कि इस विषय पर भी आपसे बाइक दिए गए हैं कि आप पल्लू लेती हैं, क्योंकि आज के जमाने में, क्योंकि आप हमसे भी छोटी है, हमसे बात की जनरेशन की आजकल तो 5 साल में जनरेशन क्या होता है, तो 10 साल तो छोटी होंगी, उससे ज्यादा छोटी हो सकती है। उस जनरेशन में हम नहीं देखते इस तरह से वो पल्लू ले रहा, तो आप पल्लू लेती है तो उसको भी न्यूज बनाया जा रहा है, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों आपको देखिए ये संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति पल्लू लेने की। और अगर आप देखिए मैं छत्तीसगढ़ से, अगर आप वहां भी जाएंगे तो हर एक महिला आपको ऐसे नजर आएगी। मेरी माँ से लेकर मेरी सभी जो है, मेरी बहन, मेरी जितनी भी लोग हैं, सभी अपने ससुराल में पल्लू लिए नजर आएंगी। मायके की बात अलग है और ससुराल में तो मैं तो कहना चाहूँगी वो हमारी संस्कृति है। और हमारी पल्लू लेके सिर्फ अपनी पहचान जो है उसे बरकरार रखना है, अपनी संस्कृति को बरकरार रखना है। इसका और कुछ ऐसा निकालना नहीं चाहिए लोगों को। बाकी इसके चलते ही लोग महिलाएं ज्यादा अपना भी महसूस करती हैं, मतलब ये कुछ साइकोलॉजी भी होता है। तो आपको इजी लगता है कि इससे मैं ज्यादा कनेक्ट कर सकती हूँ? मैं कहूँ ना कि महिलाएं चाहती है कि हमारी जैसी ही, और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ कैमरा के लिए नहीं कर रही, मैं अंदर से भी वैसी हूँ। तो मुझे उस चीज का बनने का कोई ये नहीं है। बाकी वो महिला ज्यादा समझ सकती है कि कौन बनावटी है और कौन वास्तविक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ही जनप्रतिनिधि अगर हमारी संस्कृति को लेकर चले तो लोगों में ये मैसेज भी अच्छा जाएगा। आपसे लोगों को बड़ी उम्मीदें बढ़ती जा रही है, मिलते हैं लोगों से, काफी आपका क्रेज है, तो अब धीरे धीरे आप मुद्दों को भी समझ रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि जो भी आपके उन्होंने भी बहुत सारे कार्य शेयर किए, कई सारे मुद्दों को लेकर वो चले, कई सारे मुद्दों को लेकर मुकाम नहीं पहुंच पाए, तो अब लगता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि कुछ चीजों को आप आगे बढ़ाएं। तो क्या क्या मुद्दे आपको ऐसा लग रहा है देखकर जमशेदपुर की जो आप रूबरू हो रही है, जो आप हमारे कालीमती टॉक्स के माध्यम से लोगों से कहना चाहेंगी और कुछ दिशा में आप काम भी कर रही है, वो कुछ बताइएगा जो आप देखिए। मेरी प्रायोरिटी हमेशा पुलिस सिक्योरिटी को लेकर ही होगी कि यहाँ पे सुरक्षा। ज्यादातर मैं जब चुनाव के दौरान घूमी तो मुझे ऐसा लगा कि नशे की चपेट में ज्यादा युवा हमारे जो को बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे घर की माता बहनें ज्यादा परेशान होती हैं। इस चीज को लेकर मैंने जो पूर्व के एसएसपी साहब थे किशोर कौशल जी, उनसे भी बात की थी। अगर ऐसा कुछ हम लोग निकालते हैं एक रैली वगैरह जिससे हम लोग एक ये कर सके, और आपके माध्यम से भी जहाँ जहाँ अड्डे काजी यहाँ पे होते रहे तो उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया था और उन्होंने वो अभियान भी चलाया था। पर जरूरत है कि लोग जब तक अपने से जागरूक नहीं होंगे ये सब कर पाना बेहद मुश्किल है। सरकार को भी जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जिसमें न्यूज पढ़ रही थी उसको देख रही थी कि टॉप शहरों में जो शहरों को शामिल किया गया, यानी यहाँ पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी इसको दर्ज कर रहे हैं कि हाँ इतना ज्यादा। तो मैं तो वही चाह रही हूँ अगर सरकार पहल करे, जमशेदपुर ही क्यों सभी जिलों सरकार पहल करेगी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो विधि व्यवस्था है वो पूरी तरह से चल रहा है। एक महिला विधायक होने के नाते
अगर मैं वो भी नहीं हूँ, एक माँ ही हूँ, एक नॉर्मल एक महिला भी हूँ, तो भी मैं कहूँगी कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से ढाकू। आजकल महिलाओं को लेकर देखिए, महिला आयोग भी यहाँ सक्रिय नहीं है। नहीं, महिला आयोग का निर्वाचन हुआ नहीं है। ये तो गलत जी जी। था, ये डेवलप हुई क्योंकि मैंने एक चीज देखी थी कि हमारे ससुर जी के कार्यकाल में एक व्यवस्था थी जहाँ पे जो है महिलाएं जो थाना जाना नहीं चाहती अपनी घरेलू हिंसा को लेकर, कुछ महिलाएं होती है कि थाने तक उन्हें दौड़ने का ये नहीं रहता, वो चाहती कि घर के अंदर ही समझ जो है बातों का जो समझौता हो जाए या सलाह मशवरा से अपना घर चलाए। तो वैसी व्यवस्था हमारे ससुर जी ने भी की थी, उसे क्या कहते हैं, नाम तो मेरे मुझे याद नहीं आ रहा है, उस व्यवस्था को भी सरकार ने बंद कर दिया। तो ये महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर वो चाहे कि बाहर निकलना भी नहीं चाहे, घर में समझौता चाहती है, उस व्यवस्था को आप बंद कर दे रहे हैं। और ज्यादातर लोग यहाँ घरेलू हिंसा को लेकर मेरे पास आते हैं। थाना तो महिलाओं की तो छोड़ दीजिए, आम आदमी जो थाना जाता है उसको एफआईआर के लिए बढ़ाया जाता है। अगर एफआईआर हो जाए तो रिसीविंग के लिए बढ़ाया जाता है। छीनते ही मोबाइल और चेन स्नैचिंग तो महिलाओं के साथ आम बात हो, आम बात है, आम बात। जी जी, बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बुजुर्ग को ही देखिए, बुजुर्ग के साथ चेन स्नैचिंग हो जाता है। अब अगर वो हार्ट पेशेंट हो तो वहीं पे वो प्राण त्याग देगा, इतनी बड़ी घटना देखिए। तो ये सारी जो व्यवस्था उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार। तो ये जो महिला आयोग कार्य नहीं कर रहा है राज्य में, पिछले टेन्योर से ऐसा हो रहा है, चेन स्नैचिंग से लेकर हर जगह महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो राज्य में माहौल का अभाव दिखता है महिला सुरक्षा को लेकर। तो हम लोग उम्मीद करें कि आगे आने वाले समय में आप विधायक के तौर पर इन बातों को उठाएंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में क्या, मैं तो अभी से ही जो है विधानसभा में सारे प्रश्नों को डाल रही हूँ, मेरे क्षेत्र के अंदर जितने भी मामले आ रहे सभी डाल रही हूँ। और मेरे पास जनता आती है, मेरे पास आप ग्राफ आप देखेंगे, रिकॉर्ड मैंने रखा हुआ है कि इंग्लिश क्षेत्र की जो मेरे क्षेत्र की जनता है किस रिगार्डिंग डालते हैं, घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद और अन्यथा और कुछ मारपीट को लेकर। तो उन सभी का निवारण मैंने किया है, सारा आपको प्राप्त जो है मेरे यहाँ मिल जाएगा, मैंने उसका रिकॉर्ड बनाकर रखा हुआ। जरूरी है अगर इसी व्यवस्था पर अगर सरकार भी आए कि हमने कितना ये काम किया है, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट देने वाले ही अधिकारी ही भ्रष्ट। आज तो आप देखेंगे सीईओ आरओ से लेकर जो है हमारे मुख्यमंत्री तक जो है भ्रष्ट हुए जा रहे हैं। देखिए ये जो हमारे राज्य में भ्रष्टाचार की चीज है, यहाँ हम हर तरह की सरकारों का दौर मिला, कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक जो चीजें चल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार का दौर आगे बढ़ रहा है, इसका खामियाजा आम जनता ही भुगत रही है। अभी जैसे देखिए मान लीजिए कि अच्छे स्नैचिंग में महिला सुरक्षा की हम बात करें, ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, ट्रैफिक पुलिस तो ये भूली गई है कि ट्रैफिक पुलिस का असली कार्य तो ट्रैफिक को सुचारू करना है, उसके बाद फिर अन्य काम। वो सिर्फ वो रोड पे बीच में अचानक पेड़ के पीछे से अचानक प्रकट हो जा रही है, लोग गिर जा रहे हैं डर के मारे, तो किस तरह का माहौल है। आपको मैं बताना चाहूंगी, जब मैं गाड़ी से निकलती हूँ मैं देखती हूँ पेड़ के बीच वहाँ पे अधिकारी जो है ट्रैफिक पुलिस जो छुपा हुआ है वो उनको पकड़ने के लिए मैंने इसका कंप्लेंट भी किया था एसएसपी साहब, और उन्होंने कहा था कि नहीं हमने ये सारा चीज जो है हटा दिया। तो मुझे खेद है कि मैंने बहुत से कंप्लेंट की है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। मैंने कहा था कि मुझे ट्रैफिक पुलिस चाहिए, फोर्स चाहिए जो आपके भालीबासा से लेकर जो आपका जानकी भवन है वहां से लेकर पूरा सांची चौक तक वहाँ जो है ट्रैफिक पुलिस एक होना चाहिए। और वो जो वहाँ पे जो रेलिंग भी रखा हुआ है वो स्थायी रूप से नहीं रखा गया, कभी तेरह कभी इधर, वो गलत है। रास्ते में बीच में उसको लेकर भी मैंने कहा था, तो मुझे क्लियर है कि उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट थे नीमा जी, हम लोग जनता के बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से माध्यम से, जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, ये प्रोजेक्ट अगर बनता तो इतने ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ इतनी दुर्घटनाएं नहीं होती। ये जो बड़े वाहन आज भी प्रवेश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये सब इन सब मुद्दों पर रघुवर दास जी ने कार्य किया था, हम लोगों ने मीडिया प्रतिनिधि के तौर पर उनको काफी कवरेज किया है। तो वैसे मुद्दे जिन लोग उन्होंने लगातार कार्य किया, आगे आपसे उम्मीद की जा रही है कि उनको आप बढ़ाएंगे। तो जैसे जो पुरानी परियोजनाएं हैं जिसको टाटा स्टील भी भूल रही है, सरकारें भी भूल रही है जी हाल, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या उन सब मुद्दों पे कार्य करेंगे। देखिए जैसे रांची में रिंग रोड बन गया, यहाँ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना नहीं बनी, ये बहुत बड़ा मैंने कहा ना अगर 5 साल हमारे
मुख्यमंत्री आदरणीय रघुनाथ जी को अगर काम करने का अवसर है तो जरूर यहाँ की कायापलट अभी तक हो चुकी है। दिक्कत यही है कि अभी की जो सरकार है वर्तमान में, उनका ध्यान केवल पैसा देने में लगा हुआ है कि हम कैसे महीने समान योजना की राशि कहाँ से जुटा सकते। आप देखेंगे ट्रांसफर के, मुझे तो जान के हैरानी हुई क्योंकि मैं इतना नहीं जानती थी राजनीति के बारे में। जब मैं आई तो मुझे पता चला हर एक चीज का पैसा लगता है। आप जाइएगा थाना तो वहाँ कमीशन, आप जाइएगा ट्रांसफर के लिए भी बोलिएगा तो वहाँ ट्रांसफर का भी पैसा लगता है। या तो यहाँ पोस्टिंग मुझे हैरानी हुई कि आप पोस्टिंग के अधिकारी पैसा देते हैं और सामने वाला पैसा लेता है। मतलब ये खेल ही मुझे थोड़ा हास्यास्पद भी लगा और आश्चर्य भी लगा कि कैसे जिस अधिकारी से हम उम्मीद करते हैं विधि व्यवस्था की, वो अधिकारी ही पैसा देने को तैयार है कि हमारी पोस्टिंग वहां करवा दीजिए। सभी की बोलियां लगती है। अच्छे अवसर झारखंड में काम नहीं करना चाहिए जी, ये सालों से। अब ये देखिए कोई काम भी करना चाहे गांधी जी तो उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा। उनकी पोस्टिंग जो है दूसरी जगह यहाँ से चले जाते हैं, डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, गेम में अक्सर हम लोगों ने देखा है। तो कोई ईमानदार व्यक्ति जो है इसी वजह से वो काम करने के इच्छुक नहीं होते, क्योंकि अगर वो ईमानदारी दिखाते हैं तो उनका जो है कोई ये नहीं रहता, उनका तबादला इधर से उधर कर दिया जाता है, कहीं जंगल एरिया में घुसा दिया जाता है तो और कहीं घुसा दिया जाता है। और जो पैसे के पद पर पोस्टिंग देते होंगे, आपके साथ ही क्या चुनौती सबसे बड़ी लगती है? क्योंकि एक जो टैग लग जाता है जब आप किसी फैमिली से आपको मांगा मिल गया, और वो तो अंदर की बातें हम लोगों ने की कि आपके अंदर वो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका अपना जो रोल रहा जीतने में बहुत रहा और अभी आगे आप उसके बाद आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आप क्या करेंगे कि आपके सामने ये भी है कि हमको दिखाना है, अपनी भी एक पहचान बनानी है। देखिए मैं बता रही हूँ, जब मैं चुनाव में जब मैं आई तो मैंने बहुत सारी चीजें सुनी, चाहे वो अपने लोग हो, ये अपने दिल की बात बताएं। सभी लोगों से मैंने सुना, अपनी आलोचनाएं सुनी कि तो राजनेता है, इनको टिकट दिया गया है, कोई उस समय मुझे जो है अच्छे से जानता नहीं। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी होता है, माइनस पॉइंट। जहाँ तक मैं समझूं सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट भी होता है कि हमें सबसे ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना है, चाहे वो मेरी बात हो, कल्पना सोरेन मैडम जी की बात हो, चाहे और किसी जो है राजनेता तरफ से आई हुई महिला हो उनकी बात। लोग भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी प्रतिभा है। अगर हम राजनेता घर के हैं इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमारे अंदर प्रतिभा नहीं है। आप मौका देके देखिए, एक अवसर हमें अवसर मिला, हमने अपना प्रतिभा दिखाया, वो अवसर जो है हमें उसको हमने सुचारू रूप से जो है अपने इसमें लगा दिया और हम आज जहाँ पे हैं वो लोग देख रहे हैं। पर जीतने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आलोचना करने से बाज नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया हुआ था, उसने जीत गई, ये तो उनकी बहू है इसलिए जीत गई। ये तो पुरुष प्रधान देश है तो राजनीति की पुरुष प्रधान लगती है आपको। मान लीजिए कि किसी और पार्टी में भी आ रहे हैं तो ये सुना मैं कहीं ना कहीं देखती कि पुरुष के अभी की जो राजनीति है वो पुरुष के अनुरूप है। अगर महिला आना चाहे तो उसके लिए माहौल तैयार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पुरुष से ज्यादा जो है महिलाओं को राजनीति में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जो है आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें आगे आने नहीं दिया जाता। और ये तब कह रही है जब इतना कुछ बेस बना हुआ। सोचिए जो लोग गैर राजनीतिक लड़कियां हैं वो अगर आना चाहे बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है जी। हम जो है उस परिवार से पर भी अगर हम किसी मंच में जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं राजनीतिक दल से आगे तो आप कोई एकदम सिक्योर मंच मिल गया, आपको वहाँ पे बनाना पड़ेगा, अपना खुद से निर्माण करना पड़ेगा। हाँ अपनी कैपेबिलिटी है तब आप उस मंच पे खड़े होंगे। तो वही अवसर हमको दिया गया केंद्र से, उस अवसर का हमने सुचारू रूप से सदुपयोग किया, प्रतिभा उसके जरिए से दिखाई तब हम यहाँ तक पहुंचे। हाँ मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं जो है मैंने कहा प्लस पॉइंट भी होता है माइनस भी होता है। तो जो हमारे ससुर जी का जो था बना हुआ और वो भी मेरे काम में आया, और मेरा खुद का जो मैंने मिला लोगों से ऐसे लोग कहते हैं तो वो काम आया। पर मैं
मैं तो यही कहूंगी कि अगर कोई भी महिला प्रतिनिधि, चाहे मेरी ही बात नहीं, कोई भी सामने आए तो लोगों को चाहिए कि वो encourage करें। चाहे वो किसी राजनीतिक परिवार से हो या ना हो, अगर एक महिला को देख रहे हैं तो उन्हें आप बढ़ावा दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए ताकि वो और एक, पर मैं तो इसे अपने अवसर के रूप में लेती हूँ। जो चुनौतियां मुझे मिली मैंने वो अपने एक अवसर के रूप में लिया और मजबूती से जो है खड़ी रही कि नहीं, ये अवसर ही है, ये चुनौतियां ही है जो मुझे मजबूती प्रदान कर रही है। और यही मेरे जो है पॉइंट मेरा था। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे और हमेशा लोग ये जिक्र करते हैं कि वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, विधायक से आगे तक का सफर हो आपका। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप देखती होंगी हमारे शहर में, एयरपोर्ट नहीं है, 2 तरह का जमशेदपुर है जिसको लेकर के रघुदा जी ने भी काफी कार्य किया है, जो निगम और इंडस्ट्री का ये सब मुद्दे धीरे धीरे आपकी भी जानकारी में आ जाएंगे। धीरे धीरे आ रहे हैं, जानकारी में आ रहे हैं। इस पे आपका क्या रोल आगे रहेगा, उस चीज को आगे बढ़ाएंगे? जी, मैं तो पहले अच्छे से विश्लेषण करना चाहूंगी सभी चीजों। और एयरपोर्ट की बात हो गई तो एयरपोर्ट का काम हो चुका है। अगर आप हमारे सांसद महोदय से पूछिएगा तो एयरपोर्ट का काम हो गया। कहीं ना कहीं राज्य की वजह से जो 40% काम है वो रुका हुआ है हाल वो एक दूसरे पे आरोप चल रहा है। हमने तो काफी सालों से इस प्रोजेक्ट को कवरेज किया है और जब रघुदा जी सीएम थे तो उसका वो शिलान्यास भी सारा कुछ हो चुका जो केंद्र और राज्य के बीच की पता नहीं क्या है वो इसी बचड़ा है और दूसरा वो लंबित है, क्योंकि दोनों को मिलकर देखिए अगर जनहित में हो तो दोनों को मिलकर जो है एक फैसला लेना चाहिए, चाहे वो राज्य की बात हो या केंद्र की बात। और मैंने जानने की कोशिश की थी कि वहाँ पे एक्चुअली है क्या मैटर, तो सांसद महोदय से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, वहाँ से सारा कुछ ओके है, केंद्र को जो करना था उन्होंने कर दिया है, आपके एसएसओ जी ने उसका ये भी कर दिया, सारा कुछ हो गया। जो 40% काम है वो राज्य का ही, राज्य सरकार ही देखेगी और वो करने के लिए अभी रेडी है। ये तो वही घूम फिर के बात आ जाती है कि इसमें क्या पेच है। हम तो ये कहते हैं कि वन विभाग है सब तो केंद्र के बीच में तो शायद तो कर ही सकती है, पर कहीं ना कहीं देखिए राज्य मेरा घर है, उससे परमिशन नहीं लिया जाएगा तो फिर इसके आप अपनी पार्टी को थोड़ा प्रेशर दीजिए कि विपक्ष प्रेशर है। मैंने लेटर भी अभी तैयार किया हुआ छात्रों का जो है केंद्र को भेजने वाला हूँ और अपना राज्य को भी भेजने वाला हूँ। सभी चीजों को लेकर जो है एक महिला विधायक हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पाबंदियां भी है, ऐसा नहीं कि नहीं। क्या पाबंदियां की बात कहीं ना कहीं होता है कि बहुत से दल ऐसे होते हैं जो कुछ चीजें नहीं चाहते हैं, तो सभी चीजों को लेकर चलना। और एक महिला विधायक होने से क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा लोग आप पर करते हैं, तो बस इस प्रेशर पे नहीं आना है और अपना जो काम है, मैं तो यही सोचती हूँ जो सही है वही होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके अनुरूप मैं काम करूं, बाकी बोलने वाले बोलते हैं, मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हमने बहुत कुछ सुनकर यहाँ तक आया है। चुनाव में इतना कुछ सुना था, इतना कुछ सुना था, पर हाँ धैर्य और संयम रखना चाहिए इंसान को कि हाँ आगे सब अच्छा होगा। हम चाहते हैं काम करना, ऐसा नहीं कि बैठ गए तो धारूनगढ़ की बात हो, झांसी बस्ती की बात हो। मैंने कल्पना मैडम से भी झांसी बस्ती के मसले को लेकर जब मुलाकात की, उन्हें भी ज्ञापन दिया कि आपने भी तो यहाँ पे कहा था कि आप जब आपकी सरकार आ जाएगी तो आप यहाँ झांसी बस्ती को मैटर सॉल्व कर दीजिए। और इंडस्ट्रियल टाउन नगर निगम का चीजों में भी एक शहर के हित में फैसले होने चाहिए। ये देखिए सभी चीज तो राज्य सरकार का ही काम है, नहीं करना चाहिए। सारी चीजें अगर उनके पास होते हुए वो काम नहीं कर रही, दैट मीन्स कि वो काम करना नहीं चाहती इससे। मुझे तो जहाँ तक मैंने अनुभव किया है वो ऐसा करते हैं कि जहाँ उनके विधायक है वहाँ अपना ध्यान केंद्रित है। ये तो जब भी जिस पार्टी की सरकार होती है यही चीजें होती है, इसी वजह से तो हमें सुनना पड़ता है। जो ये होना नहीं चाहिए। अगर मैं एकदम सटीक बात करूं, चाहे किसी की सरकार हो, आप लोग सभी जगह जो है जनहित को देख के काम कीजिए, क्योंकि वहाँ की जनता आपको भी तो चाहेगी। ये प्रेशर कैसे हैंडल करती है? जैसे अपनी पार्टी को तो डिफेंड करना ही पड़ता है, आप सहमत हो जाना, फिर अपनी सरकार को डिफेंड कर, आगे चलकर आप भगवान करे आप और आगे बढ़े तो धीरे धीरे ये जो डिफेंड करना है बढ़ता रहेगा। तो अपनी जो मेंटल हेल्थ है और अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको बनाए रखने के लिए क्या करती है? देखिए मेंटल हेल्थ को अगर बनाना है तो बस बच्चों के साथ समय बिता लीजिए, थोड़ा सा अकेले में रह लीजिए, सोच लीजिए
क्योंकि अकेले में रहते तब सभी चीजें जो है क्लियर हो जाती है। हाँ, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं, क्योंकि आप जब भीड़ में रहते तो आप सोचने समझने की क्षमता आत्मावलोकन तो अगर आप अकेले में बैठ जाए थोड़ी देर, हम तो शाम में बाहर बैठ जाते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, आसमान को देखते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। और मैं तो चाहती हूँ कि आगे का मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सिर्फ बताऊँ आगे का मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैंने सिर्फ अपने क्षेत्र का सोचा है, अपने क्षेत्र तक अच्छी हूँ और चाहती हूँ कि उन्हीं के हित में काम करूँ, उन्हीं के लिए काम करूँ, यही तक मेरा अभी है। बाकी आगे ईश्वर की जो इच्छा हो यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है, आगे उनकी मर्जी होगी तो पहुँचेंगे, नहीं होगी तो नहीं पहुँचेंगे। यही काम करे, घमंड हम पे ना हावी ना हो, अहंकार हम पे हावी ना हो, बस आध्यात्मिक बातें करती है जी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर होती हैं आध्यात्मिक होती है, और मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही जो है मानती हूँ कि भगवान मुझे रास्ता दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, वो जहाँ मैं रहती हूँ वो मुझे रास्ता दिखाते हैं और मुझे खुद से ज्यादा होकर विश्वास। बातचीत की और ये हमारी जो जीवन की लाइफ की अपनी सोच की, और अंत में जो उन्होंने कहा कि वो खाली बैठकर सोचती हैं, आत्मावलोकन करती हैं, आसमान में देखती हैं, ये बहुत बड़ा संदेश है कि वो खुद से बातें करती हैं, खुद के साथ जब बातें इंसान करता है तो वो सेल्फ एनालिसिस करता है, तो वो सही गलत को खुद देख लेता है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में किसी और ईमानदारी से कहा कि उसको समझ नहीं, बहुत सारी चीजें हम पूछना चाहते हैं नहीं पूछ पाए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि अभी उसको समझ रहे। तो ये अच्छी बात है कि एक विधायक एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रही है, माँ को समझना है, उनको समझ भी नहीं है, और जितने मीडियम को समझ में आ रहे हैं उनकी हिस्ट्री को तैयार कर रही है, प्रचार भी कर रही है, चाहे रेप का मुद्दा हो, 86-80 का मुद्दा हो, तो धीरे धीरे के कदम बढ़ा रही है और इन्होंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है, और ये चाहती है कि क्षेत्र को समर्पित रहे और आगे का रास्ता ईश्वर में जहाँ लेके जाएगी। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये एपिसोड, ये कैसा लगा प्रतिभा साहू जी के साथ हमारी बातचीत, करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर करिए हमारे चैनल को।